हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें हम लगभग 300 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को अच्छे वे में कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन है ज्ञान, ऑप्शन बी है ग्रंथ, ऑप्शन सी है कोश और ऑप्शन डी है कर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञान। शिक्षा का सही अर्थ क्या है? ज्ञान। ठीक है, तो ये शेष तीनों जो ऑप्शन है वो सभी गलत हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ज्ञान। प्रश्न दूसरा है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन सी है चरित्र निर्माण और ऑप्शन डी है जीविकोपार्जन। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास। ध्यान रखिएगा, ये प्लेटो के अनुसार है। ठीक। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, ऑप्शन बी है अनुचित लाभ, ऑप्शन सी है चरित्र निर्माण और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक संरक्षण। तो इसका ऑप्शन बी सही जाएगा दोस्तों, यानी कि अनुचित लाभ जो है इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न चौथा है, शिक्षा है। तो शिक्षा क्या है? पहला ऑप्शन है एक सामान्य प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है एक सामान्य विधि, ऑप्शन सी है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया और ऑप्शन डी है विद्यालयी ज्ञान तक सीमित प्रक्रिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 5 है, नियमित शिक्षा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कृत्रिम, ऑप्शन बी है प्राकृतिक और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पांचवे का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नियमित शिक्षा क्या है? कृत्रिम। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है सामाजिक शिक्षा, ऑप्शन बी है समुदाय का प्रभाव, ऑप्शन सी है विद्यालय पाठ्यक्रम और ऑप्शन डी है राज्य का प्रभाव। तो प्रश्न 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि विद्यालय पाठ्यक्रम जो है नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको नियमित रूप से विद्यालय में पढ़ते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। ठीक है, पढ़ाई करते हैं। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का घटक नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है व्यक्ति, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है समय और ऑप्शन डी है पुस्तक। तो सातवें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। समय जो है शिक्षा का घटक नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें व्यक्ति, वातावरण और पुस्तक ये सभी क्या है? शिक्षा के घटक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव शिक्षा पर नहीं पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है समय का, ऑप्शन बी है समाज का, ऑप्शन सी है धर्म का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 9 है, शिक्षा का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है अगली कक्षा में प्रवेश, ऑप्शन बी है डिग्री प्राप्त करना, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व का विकास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का ऑप्शन सी सही जाएगा दोस्तों, यानी कि व्यक्तित्व का विकास। ध्यान रखिएगा, तो कौन सा सामान्य उद्देश्य हो सकता है? व्यक्तित्व का विकास। ठीक। प्रश्न 10 है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध स्थापित करना और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो 10 का ऑप्शन डी सही जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता का विकास करना राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग ने भारतीय संदर्भ में शिक्षा के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की चर्चा नहीं की है? ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा द्वारा भारत का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन बी है शिक्षा द्वारा उत्पादकता बढ़ाना, ऑप्शन सी है प्राचीन धार्मिक परंपराओं का पालन करना और ऑप्शन डी है शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक
मूल्यों का विकास करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्राचीन धार्मिक परंपराओं का पालन करना। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है मैकआइवर, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। ध्यान रखिएगा, तो ये किसने कहा था? शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, तो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 13 देखते हैं। राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो कथन कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। तो पहला देखिए मैकआइवर, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा दोस्तों, मैकआइवर। तो यह कथन किसका है? मैकआइवर का। ध्यान रखना है, राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, यह कहा था किसने? मैकआइवर ने। ठीक, प्रश्न 14 देखते हैं। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विज्ञान, ऑप्शन बी है कला, ऑप्शन सी है वाणिज्य और ऑप्शन डी है शिक्षा। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन डी सही जाएगा दोस्तों। शिक्षा ही जो होती है ना, तो शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार होता है। ठीक है, प्रश्न 15 देखते हैं। ज्ञानार्जन को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानि हो सकती है? ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए आप, क्या कहा है यहाँ पर? ज्ञानार्जन को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानि हो सकती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, व्यवहारिकता का समुचित विकास नहीं हो सकता, ऑप्शन बी है व्यक्ति का ध्यान अपनी रुचियों की ओर नहीं जाने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो सी देख लीजिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से देखिए, अगर हम शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य समझते हैं ज्ञान अर्जन, ठीक है, तो उससे देखिए क्या हानि हो सकती है? तो देखिए व्यवहारिकता का समुचित विकास नहीं हो सकता, ये भी है। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन बी में देखिए व्यक्ति का ध्यान अपनी रुचियों की ओर नहीं जाने की संभावना हो सकती है, ये भी सही है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 16 देखते हैं। चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानि हो सकती है? तो अगर हम शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य चरित्र निर्माण को ही समझते हैं, तो हमें उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं? चलिए पहला ऑप्शन देखिए, व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि अगर हम चरित्र निर्माण को ही एकमात्र उद्देश्य समझ लेंगे तो व्यवहार कुशलता की अवहेलना होगी। ठीक, अब दूसरा देखिए, जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलती। ठीक, और तीसरा देखिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक, प्रश्न 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए पहला है स्कूल, दूसरा देखिए पुस्तकालय, ये भी नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, यानी कि ये भी सही है। और डी देखिए शिक्षण विधि भी नियमित शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि धर्म। ठीक है, चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। रॉस ने शिक्षा को क्या माना है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए समांतर क्रिया, ऑप्शन बी देखिए द्विमुखी प्रक्रिया, ऑप्शन सी है त्रिमुखी प्रक्रिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, आप अपना आंसर बताइए। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो रॉस महोदय ने शिक्षा को क्या माना है? द्विमुखी प्रक्रिया माना है। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए रॉस में देखिए कितने अक्षर आ रहे हैं, रॉस, इसमें 2 अक्षर आए, तो आप ध्यान रखिएगा द्विमुखी प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19 है। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है, यह कथन किसका है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 19 में ऑप्शन देख लीजिए। पहला है प्लूटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है सुकरात और ऑप्शन डी है कांट। ठीक है, तो बताइए
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कांट। तो यह कथन किसका है? कांट का, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, शिक्षा द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए विज्ञान की शिक्षा, ऑप्शन बी है व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन सी है धार्मिक शिक्षा और ऑप्शन डी है कार्य अनुभव। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी कि धार्मिक शिक्षा। ठीक है, प्रश्न 21 देखते हैं, शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए आधुनिकीकरण, क्या ये संभव है? बिल्कुल है। दूसरा देखिए राष्ट्रीय एकता, ये भी संभव है। तीसरा सामाजिक मूल्यों का विकास, और चौथा देखिए उपरोक्त सभी संभव हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी संभव हैं। ठीक है, प्रश्न 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और लाइक करते चलें। तो देखिए पहला ऑप्शन है समाज एवं परिवेश, ऑप्शन बी है शिक्षा आयोग एवं समितियां, ऑप्शन सी देखिए शिक्षा के उद्देश्य और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो कौन पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? समाज एवं परिवेश ये भी है, शिक्षा आयोग एवं समितियां ये भी हैं, और शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, तो ये सभी क्या है? पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, प्रश्न 23 देखते हैं, पाठ्यक्रम के निर्धारण में किसकी भूमिका होती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए शिक्षा आयोग एवं समितियां, बताइए सही है या गलत है? तो बिल्कुल होती है इनकी भूमिका। ठीक है, दूसरा देखिए विद्यालय, विद्यालय की भूमिका बिल्कुल होती है। शिक्षक बिल्कुल है यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रश्न 24 देखिए, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो 24 का ऑप्शन बी सही जाएगा दोस्तों। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न 25 है, ब्लूम के शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है? देखिए पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है भावात्मक, ऑप्शन सी है क्रियात्मक और ऑप्शन डी है तय नहीं किया जा सकता है। तो 25 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ब्लूम के शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है ज्ञानात्मक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न 26 है, शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? पहला देखिए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है भावात्मक, ऑप्शन सी है क्रियात्मक और ऑप्शन डी है ये सभी। तो 26 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न 27 देखते हैं, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है सिद्धांत एवं अवधारणा, ऑप्शन बी है क्रिया एवं प्रयोग, ऑप्शन सी है विद्यालय प्रबंधन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 जो है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि क्रिया एवं प्रयोग। ठीक है, प्रश्न 28 देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन बी है शिक्षक का कौशल, ऑप्शन सी है विद्यालय की व्यवस्था और ऑप्शन डी है छात्र की आर्थिक स्थिति। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा दोस्तों, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। प्रश्न 29 है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला देखिए शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, ऑप्शन बी है परीक्षा प्रणाली के अनुरूप, ऑप्शन सी है समाज एवं परिवेश के अनुरूप और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के अनुरूप। तो 29 जो है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी के अनुरूप। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप भी होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप होना चाहिए और समाज एवं परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 30 देखते हैं, पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है?
इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहला ऑप्शन स्कूल की स्थापना के बाद, ऑप्शन बी है यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ऑप्शन सी देखिए यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद, और ऑप्शन डी है कॉलेज की स्थापना के बाद। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है। प्रश्न 31 है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है छात्र केंद्रित, ऑप्शन बी है विद्यालय केंद्रित, ऑप्शन सी है शिक्षक केंद्रित, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 31 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित। चलिए प्रश्न 32 देखते हैं, वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन है विद्यालय केंद्रित, ऑप्शन बी है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी है कार्य एवं अनुभव केंद्रित, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 32 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्य एवं अनुभव केंद्रित होना चाहिए। ठीक है। वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कार्य एवं अनुभव केंद्रित होना चाहिए। ठीक। प्रश्न 33 देखते हैं, आर्थिक प्रगति के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आर्थिक प्रगति। ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है नैतिक शिक्षा, ऑप्शन बी है व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन सी है सामाजिक शिक्षा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है। जब भी आर्थिक प्रगति की बात की जाएगी तो हम क्या व्यावसायिक शिक्षा पर सही आंसर लगाएंगे। ठीक है। प्रश्न 34 देखिए, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षक की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी है अभिभावक, ऑप्शन सी है विद्यालय, और ऑप्शन डी है शिक्षक। तो 34 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक की आर्थिक स्थिति। ठीक है। प्रश्न 35 देखते हैं, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं हो सकता। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कौन नहीं कर सकता। ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन खेल का मैदान, तो खेल का मैदान इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। विद्यालय बिल्कुल कर सकता है, विद्यालय भवन, तो ये जो है विद्यालय भवन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्यालय भवन का पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और चौथा ऑप्शन देखिए शिक्षक का व्यवहार, ये भी आवश्यक है। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्यालय भवन। प्रश्न 36 है पाठ्यक्रम विकास का आयाम है। ऑप्शन देखिए अनुभव आयाम, ऑप्शन बी है अनुदेशन आयाम, ऑप्शन सी है पाठ्य वस्तु आयाम, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो 36 जो है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये सभी। तो पाठ्यक्रम विकास का आयाम क्या है, अनुभव आयाम, अनुदेशन आयाम और पाठ्य वस्तु आयाम, तीनों हैं। ठीक है। प्रश्न 37 है किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है। पहला ऑप्शन है प्रयोजनवाद, ऑप्शन बी है आदर्शवाद, ऑप्शन सी है प्रकृतिवाद, और ऑप्शन डी है यथार्थवाद। तो 37 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रयोजनवाद। ठीक है। प्रश्न 38 है पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला घटक है। तो पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है। तो पहला देखिए परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी है समाज एवं परिवेश, ऑप्शन सी है अध्ययन समिति, और ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है। तो 38 जो है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो हैं पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करते हैं। परीक्षा प्रणाली भी है, समाज एवं परिवेश और अध्ययन समितियाँ। ठीक। प्रश्न 39 है किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है। पहला ऑप्शन देखिए आदर्शवाद, ऑप्शन बी है प्रकृतिवाद, ऑप्शन सी है यथार्थवाद, और ऑप्शन डी है प्रयोजनवाद। तो 39 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकृतिवाद। ठीक। प्रश्न 40 है प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है। पहला है बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है शिक्षा दर्शन, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य विज्ञान, और ऑप्शन डी है सामाजिक विज्ञान। तो 40 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। ठीक है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 41 है निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिए बाल कल्याण, ऑप्शन बी है मनोविश्लेषण, ऑप्शन सी है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान,
और ऑप्शन डी है शिक्षा दर्शन। तो 41 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा दर्शन। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जा सकता? शिक्षा दर्शन। ठीक, प्रश्न 42 देखते हैं। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? ठीक है, पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन बी है प्रकृति विज्ञान, ऑप्शन सी है बाल मनोविज्ञान और ऑप्शन डी है भूगोल। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो बालकों के स्वभाव को समझने के लिए किसका अध्ययन करना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 43 है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। देखिए, पहला ऑप्शन है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, ऑप्शन बी है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का। ठीक है, और ऑप्शन सी है बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक का। ठीक, और ऑप्शन डी है बालक के जन्म से लेकर के युवा अवस्था तक। तो 43 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक। ठीक, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है कैसा? बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक। ठीक, चलिए प्रश्न 44 देखिए, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए, ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षक के लिए और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटे स्तर के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न 45 है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? चलिए पहला ऑप्शन देखिए, बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, ऑप्शन नंबर बी देखिए बाल निर्देशन में सहायक, ऑप्शन सी है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक और ऑप्शन डी है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। ठीक है, तो 45 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। ठीक है, प्रश्न 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत रखा जा सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है माता पिता की आर्थिक स्थिति में सहायक, ऑप्शन बी है बालक की आर्थिक प्रगति में सहायक, ऑप्शन सी है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक और ऑप्शन डी है बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक। तो बाल मनोविज्ञान जो है इसकी उपयोगिता बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक हो सकती है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 47 देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? तो देखिए, परिवार का पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, समाज का बिल्कुल पड़ता है, विद्यालय का बिल्कुल पड़ता है, यानी कि ये सभी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न 48 है, निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? पहला देखिए चोरी करना, ऑप्शन बी है पढ़ने में अरुचि होना, ऑप्शन सी है खेलकूद में मन लगाना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 48 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा चोरी करना। तो चोरी करना जो है बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। 49 देखिए, बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं होता है? ठीक है, पहला देखिए निरीक्षण विधि, ऑप्शन बी है प्रश्नावली, ऑप्शन सी है प्रयोगात्मक और ऑप्शन डी है ये सभी। तो 49 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नावली विधि। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, प्रश्नावली विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं है। ठीक है, प्रश्न 50 है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन बी है प्रश्नावली विधि, ऑप्शन सी उपचारात्मक विधि और ऑप्शन डी है प्रयोगात्मक विधि। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपचारात्मक विधि। ठीक है, और इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है, बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व इतिहास विधि, ऑप्शन बी है निरीक्षण विधि, ऑप्शन सी है प्रश्नावली विधि
और ऑप्शन डी है साक्षात्कार विधि। तो 51 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि ऑप्शन ए व्यक्तित्व इतिहास विधि। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहें।